नमस्कार। हाल के दिनों में एसिड अटैक जब खबरों की हेडलाइन बना था तो वो शायद 2020 में दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक थी, जो एसिड हमले की सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है, जिसे मेघना गुलजार ने बनाया। और बीते हफ्ते यानी बुधवार को एक बार फिर से दिल्ली में 17 साल की छात्रा पर बाइक सवार 2 लड़कों ने तेजाब फेंका और एक बार फिर से एसिड अटैक खबरों में था, हेडलाइंस में। लड़की 12वीं की छात्र है, उसके चेहरे, गर्दन और आंखों पर तेजाब के हमले का असर हुआ। वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। भारत में एसिड अटैक के लिए कानूनी प्रावधान हैं और इसके ऊपर कानून और बनाए भी गए। आईपीसी की धारा 326A के तहत एसिड अटैक गंभीर जुर्म है, अपराध गैर जमानती है, कम से कम इसमें 10 साल की सजा हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन सजा की जो दर है यानी कि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, जैसे अक्सर अपराधों में होता है, और खास करके महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं। 2021 के आंकड़े हैं कि एसिड अटैक के मामलों में सजा की दर सिर्फ 20% है। इसे ऐसे समझिए कि हर 5 आरोपी में से सिर्फ 1 को सजा हुई है। और शायद यही वजह है कि एसिड अटैक के मामले बढ़ ही रहे हैं। 2021 में ही 102 मामले सामने आए हैं और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो इसलिए आज हम इस पर चर्चा एक बार फिर से कर रहे हैं। और आज भी जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले जब हेडलाइंस पढ़ी थी तो मुझे पढ़ते हुए इस बात को बहुत चिंता हो रही थी कि इसमें पहली 2 हेडलाइन जो है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध की है। अफसोस है कि पहली जो हेडलाइन है वो एक और हत्या के बारे में है, जिसमें लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। दूसरी हेडलाइन जो है वो गैंगरेप के बारे में है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, 2 खबरें टॉप पर जो आज हैं और हम चर्चा कर रहे हैं आज एसिड अटैक की। हमने आपको बताया कि इसमें इसलिए फिर से ही मुद्दा उठा है, हालांकि ये मुद्दा बार बार उठते रहना चाहिए, लेकिन दब जाती हैं खबरें। और इस बार फिर से चर्चा में है क्योंकि 17 साल की एक लड़की पर हमला किया गया भारत की राजधानी दिल्ली में। वो सफदरजंग में इस वक्त भर्ती है। हमारे साथ इस पर आज चर्चा करने के लिए बहुत खास लोग हैं। इस पर बातचीत करने के लिए वो लोग हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं, जिन्होंने इसके लिए एक लड़ाई लड़ी है और जिनका जीवन जो है वो इस तरह के अपराध से दागदार हुआ, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत और हौसला बनाए रखा, इसके लिए लड़ाई लड़ी और बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बनी है। तो हमारे साथ मैं सबसे पहले मिलवाना चाहूंगी आपको लक्ष्मी अग्रवाल से, जो कि अध्यक्ष हैं लक्ष्मी फाउंडेशन की। बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी, समय देने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस दर्द से गुजरी हैं। अंशु है, ऋतु, रूपा, फरह, नगमा, कुंती, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। इनकी कहानियां जानेंगे, इनकी हिम्मत की कहानियां जानेंगे हम आज इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ यहाँ योगिता भयाना हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर ये मुद्दे उठाती हैं, इससे जूझती हैं। एलन राव हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारा मकसद ये है कि हम इन लोगों की कहानियां एक बार फिर आपके सामने लाएं। हम ये सवाल उठाएं कि ये हमले जो हो रहे हैं उनमें कहां पे कमी आ रही है, लोगों को सजाएं क्यों नहीं होती हैं, कानून में कहां पर कमी है, कन्विक्शंस क्यों नहीं होते हैं, और उसके बाद जो पीड़ित हैं उनके लिए सरकार की तरफ से किस तरह के प्रोविजन हैं, क्या उनको सहूलियतें दी जाती हैं कि उनकी आगे का जो जीवन है वो उसका गुजर बसर हो सके। लक्ष्मी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपने जब से ये हमला आपके ऊपर हुआ, ये 2005 की बात थी, आप लगातार इस मामले में के साथ जुड़ी रही हैं। न सिर्फ आपने ये लड़ाई लड़ी, दूसरों के लिए एक मिसाल बनी आप। ये जब 17 साल की एक और लड़की पर हाल के दिनों में हमला हुआ है, तब से और अब में आपको लगता है कि कुछ बदला है? जो मदद दी जाती है, जिस तरह के कानून है, जो कन्विक्शन है, वो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि शो का आज मैं हिस्सा बनी। और मुद्दा एसिड अटैक है। मैं खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। हर बार एक नया केस सामने आता है और जब भी उस बेड पे, उस अस्पताल में मैं जब किसी और सर्वाइवर को देखती हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा दिखता है कि मैं खुद वहाँ पे लेटी हुई हूँ और मुझे ही वो दर्द हो रहा है।
क्योंकि लगातार ऑपरेशंस झेलना, बार बार आके, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो तो क्राइम करके चला जाता है, लेकिन जो सर्वाइवर उसको लोग विक्टिमाइजेशन करते हैं, बार 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 आके कुरेदते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब मिली थी, क्या क्या रहा, कोई रिश्ता था, क्यों, कैसे, मतलब हर सवाल हम ही लोगों से क्यों। मेरी जर्नी भी 17 साल की रही है जी। इस 17 साल में, और आज जब 9 तारीख को जब सुबह ये सुनने में आता है कि एक स्टूडेंट के ऊपर एसिड अटैक, फिर आप मोस्टली केसेस देखेंगे 18 से नीचे की लड़कियां होती है। क्यों? मैं भी 15 साल की थी जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ। इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाया जाता है कि कानूनी तौर पे कोई खौफ नहीं है, ना सोसाइटी में खौफ है, ना क्रिमिनल के अंदर खौफ है। खौफ अगर होता तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े क्राइम नहीं होते। एसिड अटैक एक ऐसा क्राइम है, एक एक सर्वाइवर, यहाँ पे भी कई सर्वाइवर्स बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि किसी की एक आंख नहीं है, किसी किसी सर्वाइवर की दोनों ही आंखें नहीं है। ये बहुत ही पेनफुल होता है और इस चीज को हम बोल के नहीं बता सकते, और हमारे जो स्कार्स है ये जिंदगी भर के लिए है, जो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है। बिल्कुल। और एक एक सर्वाइवर के 70-70, 80-80 ऑपरेशंस होते हैं। अभी मेरी यही बात हो रही थी अब अपने ही जैसी एक सर्वाइवर से, वो भी यही कहती कि अब बस कितना ऑपरेशन झेलेंगे हम। ऑपरेशंस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ क्राइम की लिमिट जरूर है, वो दिख रहा है हमें लगातार हर दिन। ये तो वो चीजें बताई जा रही हैं कि 20% एसिड अटैक हुए हैं, सिर्फ उतना ही जितना आपने सिर्फ उस वहां पे FIR दर्ज किया, दैट्स इट। हाँ, जिनमें FIR दर्ज हुई है, जहाँ कन्विक्शंस हुए हैं, वही तो पता चलता है। एग्जैक्टली। अगर आप रियलिटी में देखें, पूरे साल में 1300 से ज्यादा एसिड अटैक है। कहाँ गए बाकी के केस, कहाँ छुपा रखे हैं उन्हें लोगों ने। और ये आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा आसान तरीका है? अभी भी देखिए इस मामले में कि 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पे और एसिड इतनी आसानी से मिल जाता है, इसके ऊपर तमाम कानून बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, फिर यहाँ तो हमने देखा कि ऑनलाइन एसिड इतनी आसानी से मिल गया, इसके खिलाफ भी आपने काफी आवाज उठाई। बिल्कुल। 2005 में एसिड अटैक हुआ, 2006 में एक PIL डाला गया सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए, लेकिन उसके रिजल्ट के लिए भी हमें बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ा। 2013 में उसका रिजल्ट आता है, ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा। सुप्रीम कोर्ट एवरी डे कानून बनाता है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कौन करेगा इसका सवाल, इस सवाल का जवाब देगा कौन? आपको क्या लगता है इस वक्त कानून की जरूरत नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, और उसके बाद सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम है कि उनकी मदद कैसे की जा रही है? जो सर्वाइवर्स हैं, क्रिमिनल्स है, वो ये सोच के एसिड अटैक करते हैं, इसको अपने ऊपर घमंड है, इसको अपने चेहरे पे घमंड है। बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड नहीं डाला है, सीधे चेहरे पे डाला है। चेहरा नहीं तो कुछ भी नहीं, 4 दीवारी में कैद रहेगी, ना बाहर निकलेगी, ना किसी से बात कर पाएगी, और वो इजिली अवेलेबल भी है, जान से नहीं मारा है, ले मैं तेरा घमंडी चूर कर देता हूँ। यही कोशिश रही है हर बार, जिसको कहते हैं मेल ईगो, वो उसको लेकर सीधे एक लड़की पर हमला ऐसा कि 4 दीवारी में कैद कर दिया जाए। स्वाति मालीवाल जुड़ गई है हमारे साथ, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग की। आपने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को नोटिस भेजा दिल्ली महिला आयोग ने। स्वाति, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी से, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है एसिड अटैक विक्टिम सर्वाइवर्स, उनको लेकर। अभी भी समस्या जो है वो कानून की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है, कन्विक्शन है, और उसके बाद जिस तरह की मदद या मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं सर्वाइवर्स को, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद जिंदगी गुजर बसर करने के जरिए जो होते हैं, उन सब को लेकर भी एक बहुत बड़ी जंग है। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कह रही हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम सबसे पहला एस्पेक्ट देखें तो मुझे लगता है कि रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन करने की जरूरत है। 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, लक्ष्मी के केस में ही वो ऑर्डर आया था। लक्ष्मी ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, और उस ऑर्डर के चलते ये हुआ था कि ठीक है, एसिड आपको बहुत खुली तरीके से नहीं बिकेगा, लेकिन फिर भी लाइसेंस्ड जो शॉप ओनर्स हैं वो बेच सकते हैं, फोटो ID प्रूफ देकर आप एसिड खरीद सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो एक कानून बनना चाहिए जिसमें रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, और अगर कोई एसिड बेचता हुआ पाया जाए तो उसको सीधे सीधे जेल होनी चाहिए। सबसे पहला ये काम करने की जरूरत है। दूसरा, जब तक ये
नहीं होता तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कम से कम उसको तो इम्प्लीमेंट करें। अभी हम लोगों ने देखा, मैंने 2 महीने पहले एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें दिल्ली सरकार की मैंने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें बताया है कि किस तरीके से दिल्ली में एसडीएम्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके इंस्पेक्शन करें कि कहीं एसिड बिक तो नहीं रहा है। और आज की स्थिति यह है कि दिल्ली में एसिड ऐसे बिक रहा है जैसे सब्जियां बिक रही हूं, और ऐसा ही पूरे देश का हाल है। तो हमने जब ये रिपोर्ट निकाली, हमने दिखाया कि किस तरीके से कई जिलों में एसडीएम ने जहमत ही नहीं उठाई पिछले कई सालों से कि वो जाके इंस्पेक्शन भी करें और देखें कि एसिड कहाँ बिक रहा है, पेनल्टी लगाएं। हमें ये पता चला कि पूरी दिल्ली में 39 लाख रुपीस अलग करे गए, पेनल्टीज लगाई गई, और उन पेनल्टीज का भी रिहैबिलिटेशन में यूज ही नहीं हुआ। वो 39 लाख रुपीस कई सालों से ऐसे के ऐसे सरकार में पड़ा है, जबकि उनसे पुनर्वास होना चाहिए था महिलाओं का जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले कानून में बदलने की जरूरत है। जब तक कानून ठीक नहीं होता, सरकारों को काम करने की जरूरत है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और तीसरा जो कि बहुत जरूरी है, क्यों नहीं हमारे देश में ऐसा कानून बनता कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स का पूरी तरीके से रिहैबिलिटेशन हो। एक एक लड़की, जैसे कि लक्ष्मी अभी बता रही थी, 70 उनकी सर्जरीज होती हैं। वो एसिड उनकी स्किन के अंदर, उनके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर फंस जाता है, वो अंदर से क्रोड करता जाता है, खाता जाता है। और इतनी बार इतना दर्द, ये ऐसा अटैक नहीं है कि एक बार हुआ और खत्म हो गया, नहीं, वो लाइफ लॉन्ग अटैक है। तो ऐसी लड़कियों को सरकार में नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती? दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6-7 सालों में कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स को नौकरी दी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूरे देश में कानून क्यों नहीं बनता कि सारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को सरकारी नौकरी दी जाए, उनको एक प्रॉपर पेंशन दी जाए, उनको एक प्रॉपर रिलीफ दिया जाए। हाँ ठीक है, कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है, और सरकारी मतलब प्रोसेस है। जैसे हम भी बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स का फ्री में इलाज कराते हैं, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, बट इट इज नॉट, इट शुड बी अ मैटर ऑफ राइट एंड इट शुड बी अ मैटर ऑफ लीगल राइट। सही कहा आपने, इट शुड बी अ मैटर ऑफ लीगल राइट। तो इस तरह का कानून बनाने की जो मांग है, योग्यता, इसमें किस तरह की पहल हो सकती है? क्योंकि सबसे ज्यादा एक बार ये हमला हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी नौकरी, जिंदगी, गुजर बसर और पूरा रिहैबिलिटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जैसे लक्ष्मी ने भी बोला और स्वाति ने भी बोला कि हमें लगता है, हमें सुनने में आसान लगता है एसिड फेंक दिया गया। लोगों को नॉर्मली हम जब बात करते हैं एसिड फेंक दिया गया, बट जो उनकी जर्नी है ना, वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मल्टीपल सर्जरीज, कुछ एक विक्टिम्स के साथ मैं भी, सर्वाइवर्स रादर के साथ मैं भी जुड़ी थी, तो उनके एक एक पार्ट के ऊपर इतने मल्टीपल सर्जरीज, जैसे कि बार बार हम बता रहे हैं, डेंटल, पूरा डेंटल ट्रीटमेंट की तो मतलब एक लंबी लड़ाई है। ज्यादा जो ये खर्च है, मतलब जैसा स्वाति भी कह रही है कि वो खर्च बहुत ज्यादा आता है, तो उसके लिए कहीं कुछ है कि कोई विल पावर ही नहीं। आप बताइए कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं और ये प्रपोज कर रहे हैं, होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को बेयर करना चाहिए वो, बिल्कुल कंप्लीटली। और कोई ऐसा नहीं कि फंड की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। फंड्स पूरे अवेलेबल है, निर्भया फंड से दीजिए, क्योंकि निर्भया फंड भी एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके लिए बना। और हम अभी सुन भी रहे हैं निर्भया फंड का क्या दुरुपयोग हो रहा है या लैप्स हो रहा है। वहां फंड की प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर इन लोगों को इतना जद्दोजहद करना पड़ता है। हमें कितने कॉल्स आते हैं कि मल्टीपल सर्जरीज, हमारे यहाँ एक बहन भी बैठी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, आंखों में डालने की दवाई नहीं थी। हमने जब पढ़ा तो हमें भी बहुत दुख हुआ कि आपके पास आंखों में डालने की दवाई तक के लिए नहीं है, और यहाँ पे सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें। मुझे तो लगता है सब बेईमानी है। ये सब सुन के ऐसे मतलब हम लोग हताश हो जाते हैं कि कहाँ हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं इस समाज में, और ये सच्चाई है हमारी जो यहाँ बहनें बैठी हैं, और इतना स्ट्रगल है, कहना आसान है। और नौकरी की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, हो जाना चाहिए था। देखिए, नौकरी पे भी बात आती है, किस चीज की इंतजार कर? मोस्टली केसेस जो होते हैं, जैसे 18 से नीचे होती हैं लड़कियां, हाँ। कई लड़कियां एजुकेशन ले रही होती हैं और बीच में पढ़ाई छूट जाती है उनकी, और उसके बाद जब भी जॉब्स निकली है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकली है, जॉब्स निकली, उसमें भी ये चाहिए कि 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए। क्या फायदा? पर वो ट्रीटमेंट कराए,
या वो कैसे एजुकेशन ले, या वो कहाँ पे क्या हेल्प करे, वो उसी लेवल पे वो होना चाहिए इंटरफेरेंस सरकार की तरफ से कि पढ़ाई पूरी कराएं, नौकरी दिलाएं, मतलब उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हैंड होल्डिंग होनी चाहिए जी। क्योंकि ये अफसोस है कि किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनता, किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि ये कितना अहम है, ये किसकी जिम्मेदारी है, समाज पर ये धब्बा है। आप इस पे कानून के बारे में, क्या कानून है वो सब हम थोड़ा बहुत तो जान ही रहे हैं, लेकिन इसमें कन्विक्शंस कैसी हैं, सजा कितनी होती है। मैंने कई केसेस देखा कि कुछ सजा हुई, 3 साल के बाद छूट गए वो लोग, फिर क्या हुआ, फिर वो आगे जाएंगे, फिर करेंगे, वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं इनको तो इनके साथ तो वो जिंदगी भर का मामला रहा। देखिए नगमा जी, ये जो स्कार है जिसे कहते हैं, अब मैंने देखा आज आपके गेस्ट रूम में थे तो मैं देख के मैं खुद हिल गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी उम्र ये इसको झेलेंगे तो कितना इनको दुख होगा। इस बात के लिए कानून की जहां तक बात है, कानून में इसका प्रावधान है और बड़ा सख्त प्रावधान है। 326 आईपीसी जैसे बोला और एक 307 आईपीसी भी इसमें लगती है। कन्विक्शंस कितने होते हैं? कन्विक्शन रेट मैं ये बता रहा हूँ, कन्विक्शन रेट हमारे देश में कम है। क्यों है उसकी वजह बताता हूँ कन्विक्शन रेट क्यों है। उसके सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है कि इन्वेस्टिगेशन में पूरे सबूत मिलना जरूरी है। और ये तो इसमें एक विक्टिम है तो इसमें सबूत अपने आप में सबूत होता है, ये तो सामने ही है। हाँ। इनका गवाही देना वहां पर कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कानून हमारा ऐसा है कि इसमें डिले इन ट्रायल जिसे कहते हैं, देरी से इसमें फैसले होते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का कि इसके ट्रायल बड़ी जल्दी होनी चाहिए। भले ही हम स्पेशल कोर्ट्स बना रखे, हमने कई चीजों के स्पेशल कोर्ट्स बनाए हुए, रेप का भी है, पॉक्सो में भी है, एनडीपीएस एक्ट का भी है, मको का, स्पेशल कोर्ट्स हैं, लेकिन उनमें भी ट्रायल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कानून का हमारा थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। थोड़ा सा नहीं, मैं ज्यादा समझता हूँ। हमारे जो कानून रिडंडेंट है, पुराना जमाना में जो अंग्रेजों के टाइम के बात है कि एक अपील के बाद एक अपील के बाद आपने देखा होगा तो मामला वो 2013 में तो वही वाला बात बता रहे हैं कि मैं वहां पे आ रहा हूँ कि वो जो छावला वाला केस था, इसमें कितनी अपील होने के बाद में आखिर में छूट गया। तो ये क्यों ऐसा होता है? एक अपील अलाउड होना चाहिए, कानून हमारा बनाना चाहिए। ये हमारा उस टाइम का कानून को हम लेके चल रहे हैं। अब सरकारों को ये चाहिए, जैसे आप योगिता जी ने कहा, इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर हमारी सरकारें, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, वो अपनी इच्छा बनाए तो कानून बन सकता है इसमें कि एक अपील से ज्यादा अलाउ नहीं करना। यही एक टाइम लेता है। आप निर्भया का केस देख लिए, कितने साल के बाद जाके वो उसमें फैसला हुआ। हाँ। तो और आप अपने आप में जो मिसेस गांधी के असैसिनेशन के थे उसमें भी इतना टाइम लग गया। देखिए, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कानून में जो बदलाव की जरूरत है, बहुत सख्त बदलाव की जरूरत है। कानून में बदलाव की जरूरत है कि इतनी सारी एसिड बिक कैसे रहा है, सबसे बड़ी बात में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ। देखिए, कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आ गए, उस डायरेक्शन को कंप्लाई कौन करेगा? ऑन ग्राउंड तो कंप्लाई बहुत नॉन सीरियसनेस है इस पूरे मामले में। महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो बहुत जिम्मेवारी है, या फिर वो देखें जुर्माना बड़ा हैवी है, लेकिन पकड़ेगा कौन? पकड़े, अगर पुलिस को बताए, पुलिस को पकड़ना चाहिए। सर, ये इस तरह के मामले, इस तरह का अपराध है ना जहाँ पे जिंदगियां खत्म हो जाती है लोगों की, और बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके बाद जीने की और कुछ काम करने की। क्रिमिनल के मन में वो खौफ ही नहीं है, तभी इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, इसीलिए बार बार एसिड अटैक हो रहे हैं। ये सबसे आसान लगता है कि आपने तेजाब इतनी आसानी से, जैसे योगिता कह रही है कि इतनी आसानी से आपने तेजाब खरीदा और आए और बस चलते चलते किसी पर तेजाब फेंक दिया। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं। हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद हैं जिनको मैं बिल्कुल कहूंगी कि ये सारे योद्धा हैं, एक तरह से हमले हुए हैं, सर्वाइवर्स हैं, उसके बावजूद इस हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इनसे बात करना बहुत जरूरी है, इनकी कहानियां सामने आना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं तेजाब से हुए हमलों की। कानून क्या है, सजाएं क्या होती हैं, ये तो एक बात है, पर जिन लोगों पर हमला हुआ है, जो सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए सरकारों ने क्या किया है? अगर नियत हो तो सरकारें बहुत कुछ कर सकती थी। किसी भी सरकार ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना चाहे चुनावी मुद्दा होता है, ना उनकी मदद, उनको कॉम्पनसेशन देना किसी के जहन में टॉप प्रायोरिटी है। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर है। मैं उनकी कहानियां या उनसे उनकी तकलीफें आपके सामने इसलिए लाना चाहती हूँ कि कहीं तो कोई सुने। आप बताएंगी ऋतु कि आप पर जब हमला हुआ और इतने सालों के बाद क्या आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला, किसी तरह की मदद मिली किसी सरकार से?
नहीं मैम, मैं मेरे अटैक को 10 इयर्स हो गया, 2012 में हुआ था। आज तक मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। और मतलब गवर्नमेंट लगातार बातें करती है कि साल में 150 केस होते हैं, 180 केस होते हैं, बट इतने उनके लिए बहुत कम आंकड़ा है ये। बट आज तक भी क्या गवर्नमेंट सामने से आके कभी बात की आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मैं छाव फाउंडेशन के साथ 2014 से कनेक्टेड हूँ। उससे पहले मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो सामने से कभी कभी फोन आता, आप कर क्या रहे हो? अभी मैं कर रही तो आप पूछ रहे हैं। छाव फाउंडेशन के साथ है इसलिए इंडिपेंडेंट हो पाई। सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली। मेडिकल में कितने सारे चैलेंजेस है। हाँ। लगातार ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से मिल पाता है और वो भी राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जब स्टार्टिंग के मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। मेरा लेफ्ट आई से मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है, वो आर्टिफिशियल आई है। और मेरी आई इस वजह से चली गई क्योंकि मैं सिर्फ बॉर्न वार्ड में थी और वहां पे आई के डॉक्टर्स नहीं थे। मुझे हॉस्पिटल बर्न से आई हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। वो कितना टफ है। मैं 1 महीने तक देख पा रही थी, उसके बाद नहीं देख पाई। तो सही समय पर इलाज नहीं, अगर इलाज सही समय पर तो होता तो फायदा शायद हो सकता था। आप बताएंगी, आपको माइक आगे पास कर दीजिए। हाँ, क्या कब हुआ आपके पर हमला, कैसे हुआ, आपको क्या मदद मिली सरकार से, या क्या चाहेंगी आप? मेरे ऊपर 2011 में मेरे ऊपर अटैक किया था मेरे हस्बैंड ने, और रीजन ये था कि वो गुड कैरेक्टर के नहीं थे। मैंने डिवोर्स लिया था, इसलिए मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुआ। और उस टाइम मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। और मैंने सारा ट्रीटमेंट अपना प्राइवेट कराया है। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद कंपनसेशन के लिए भी लगातार मुझे 5 इयर्स दिल्ली से यूपी अप डाउन करना पड़ा। मिलना चाहिए था, कितना मिला, कितने साल के बाद? 5 इयर्स के बाद मुझे 5 लाख कंपनसेशन मिला। लेकिन 5 लाख से मेरी लाइफ तो पूरी सेट नहीं हो सकती। पूरी लाइफ जितना इलाज, जितने ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं, 5 लाख। मेरा 30 सर्जरी हुआ है। 30? जी जी। तो उस सर्जरी के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी प्रॉब्लम फेस की है, वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ लफ्जों में। जी। लेकिन मुझे उस टाइम कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था और अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं। आप में से कोई, आप बताना चाहेंगे, माइक पास करेंगे, आप दोनों में से कोई भी, कि किसी को कोई सपोर्ट या क्या मुश्किल आई, किस स्टेज पर चाहेंगी आप? बताएंगे कि जब हमला हुआ उसके बाद किस तरह की मदद देनी चाहिए सरकार को? मैम, अभी हम लोग दिल्ली वाले केस पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ इसलिए बात कर पा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं गांव होती में हुआ था आपके? जी, मेरे ऊपर मेरे घर में सोते हुए तेजाब डाला था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। और उसके बाद मतलब मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, उनको नहीं पता था कि आगे क्या करना है। तो हॉस्पिटल में कैसे लेके जाना है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसे कराना है। उसके बाद मतलब हम बहुत ट्रोमा में थे। उसके बाद हॉस्पिटल में मतलब सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। और उसके आगे काम, नौकरी, किसी भी तरह की कोई मदद, फाइनेंशियल मदद वहाँ पे मतलब ऐसे कोई प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है। और जैसे कि अटैक होने के बाद अगर कोई कुछ करना चाहे तो हम पढ़ना चाहते हैं, हम 11th क्लास के स्टूडेंट थे, तो मेरा नाम काट दिया गया। मतलब वहां से भी मुझे निराशा ही मिली। और हो सकता कि उस टाइम पे अगर मतलब मेरे अंदर एक उम्मीद थी पढ़ने की, तो अगर मुझे एजुकेशन मिली होती तो शायद आज हम किसी और लेवल पे ही होते हैं। जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। फिर से हमारे साथ और भी लोग हैं, उनकी कहानियां इसलिए जानना जरूरी है कि किस स्टेज पे मुश्किल आती है, कहाँ पे सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, ये जरूरी है जानना। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स की, और किस लेवल पे इंटरफेरेंस की जरूरत और क्या किया जा सकता है। हमले तो हो गए, लेकिन हमले कम क्यों नहीं हो रहे, कहाँ रोका जा सकता है? योगिता, क्या कदम आपको लगता है कि फौरन इंप्लीमेंट करना चाहिए? सबसे पहले तो बैन कैसे होगा? बैन करने की जो एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस अथॉरिटी है या एसडीएम ऑफिस है, जो भी अथॉरिटीज हैं, उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। किसी भी एरिया में कोई भी एसिड अटैक का कोई भी मामला आता है, सीधा पुलिस निरीक्षक को सस्पेंड, वहां के मतलब एसएचओ को सस्पेंड कर देना चाहिए और एसडीएम को सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इनकी प्रीव्यू में बिक रहा है और एसिड अटैक हो गया है, जब तक इतनी कड़ी कार्रवाई अथॉरिटीज के खिलाफ नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है तो एसडीएम का सस्पेंशन जरूरी है, क्योंकि कानून है कि बिके नहीं, तो वो बिक रहा है। इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। हर लेवल पे एक उदासीनता नहीं होनी चाहिए, उसमें एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए।
हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे एसडीएम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट जो इसको हैंडल करते हैं। और जहां भी ये जैसे भयाना जी ने कहा, बिल्कुल सख्त जब तक कार्रवाई किसी एक्शन किसी ऑफिसर पे नहीं होगा तब तक उसकी दूसरे लोगों को आंखें नहीं होंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी नोटिस में आता है उसके खिलाफ वहां पे क्यों नहीं रेड्स हो रही हैं, कैसे खुलेआम एसिड बिक रहा है। लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहेंगे? रिहैबिलिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी सर्वाइवर के लिए। हम लोग रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो ये सोच के डालते हैं एसिड कि ये 4 दीवारी में कैद रहेगी। आज एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सोचा उसकी उनकी सोच से बढ़कर है। उनको फांसी की सजा नहीं हुई, लेकिन फांसी से बढ़कर सजा मिली है कि आज हम 4 दीवारी में कैद नहीं है। कल तक तुम दावे करते थे प्यार करते हो, आज हमसे पूरी दुनिया प्यार करती है। कब तक हमें बंद करके रखोगे? दिखा दो और हम भी दिखा देंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सजा हुई, सबसे बड़ी सजा हुई कि आप कैद नहीं कर सके, न उम्मीदों को, न सपनों को, न जिंदगी को बर्बाद करने का जो उनका मकसद रहा वो नहीं हो पाया। तो ये तमाम जो हौसले की कहानियां हैं ये जरूर, और अफसोस है कि इतनी जल्दी लोग छूट जाते हैं। बहुत देर में सजाएं होती हैं, कन्विक्शन होने में समय लगता है, पर बेल फटाफट मिल जाती है, जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद लौटते हैं हम इस चर्चा पे। हम बात करें हम लोग में एसिड अटैक सर्वाइवर्स से। ऋतु, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आखिर में बहुत कम समय है, कि आपने ये झेला, आपके साथ ये तमाम दोस्त आपके, आप लोग, आप अपने बारे में जब सोचते हैं और हर दिन नई कहानियां इस तरह की आती हैं, क्या चाहती हैं आप? कैसे बदलना चाहिए चीजों को, क्या क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रीटमेंट के मुद्दे पे बात किया, और ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस है। 3 लाख कॉम्पनसेशन मिलता है जो कि बहुत कम है। हायर कॉम्पनसेशन होना चाहिए, बेहतर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और दिल्ली में कोई भी ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। जो अलग अलग स्टेट से सर्वाइवर आती हैं और वो कहाँ पे रहेंगी, क्योंकि ट्रैवल का एक्सपेंस नहीं देता है, रहने का एक्सपेंस गवर्नमेंट नहीं देता है। ट्रीटमेंट चलो करा रहा है, हरियाणा स्टेट में ने मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रखा है, मुझे आना जाना रहना कितना मुश्किल है। छाव फाउंडेशन ने 2017 में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया, बट उसको आइडियल रिहैबिलिटेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे नर्स नहीं है, बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक आइडियल रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाना रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत है। आप जोड़ना चाहेंगे इसमें कुछ? क्या होना चाहिए सर्वाइवर्स के लिए? एक जगह हो जहां पे तमाम मदद मिले, कोई काउंसलर हो, कोई गाइड करे, कम से कम ये बुनियादी चीजें। एसिड जो बेचते हैं वहां पे कड़ाई, आप में से कोई और वहां पे ऐसे नर्स, और वहां पे ऐसे नर्स होना चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे उनको पता हो कि यहाँ पे आने के बाद इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है, क्या हेल्प दी जा सकती है। ऐसी तमाम चीजें, पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर को हेल्प कर सके। बिल्कुल, ये भी बहुत सबका एक ओपिनियन लेने के बाद में अपना कोई गवर्नमेंट अपना कुछ हॉस्पिटल में इस तरह के सेंटर्स, जानकारी, अवेयरनेस हो, ट्रेंड लोग रहें कि भाई अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है पहले। तो ये कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ सकारात्मक सुझाव है जिसके बारे में कुछ किया जा सकता है। सिर्फ खाली चर्चा करने से तो कुछ हासिल नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी लोगों का, कि आप यहाँ पे आए, अपने सुझाव भी आपने दिए। तो आज हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।